जय हिंद। केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हमारा लेसन 4 होगा, जिसके अंतर्गत हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझेंगे। विभिन्न जो थ्योरम्स दिए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, उसके द्वारा। उससे पहले कुछ इसके फंडामेंटल्स होते हैं, उसको पहले समझ लेते हैं कि परमाणु अणु क्या होता है। तो परमाणु जो ग्रीक भाषा के एटोमस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। मतलब परमाणु को और किसी छोटे कण में आप बांट नहीं सकते। इस प्रकार यह तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण कहलाता है और इसकी एक खासियत है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है। अणु क्या कहलाता है? किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे दो या दो से अधिक परमाणुओं में बांटा जा सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन है तो इसे दो परमाणु में हम बांट सकते हैं। तो ये हो गया परमाणु और ये हो गया हमारा अणु। तो ये इस तरह से हमारी अणु और परमाणु की डेफिनेशन हो गई। अब एटॉमिक थ्योरी को थोड़ा सा समझते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर को बना होता है। और सबसे पहले इसको जो जानकारी है हमको ऋषि कणाद ने दी थी। महर्षि कणाद ने आपने पढ़ा होगा वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत। जबकि व्यापक रूप से यह जानकारी आधुनिक रूप से किसने दी है? जॉन डाल्टन ने। तो जॉन डाल्टन ही वह वैज्ञानिक है जिन्होंने पहली बार एटॉमिक स्ट्रक्चर को दिया है। ठीक है। इन और जॉन डल्टन ने ही एटॉम शब्द को दिया है। और उसने कहा कि परमाणु को बिल्कुल भी तोड़ा नहीं जा सकता। और डाल्टन के सिद्धांत लेकिन वर्तमान में इसको खंडन कर दिया गया है, क्योंकि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता बोला था। और जबकि हम परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसान, पाई मेसान, इस सब चीज़ों में तोड़ा जा सकता है। अगर आप मैटर को समझेंगे तो मैटर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना होता है। और जो मॉलिक्यूल जिसे हम अणु कह सकते हैं, और मॉलिक्यूल जो होता है बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तो आप परमाणु को देख रहे हो तो परमाणु के बीच में जो होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें जो प्लस है वो प्रोटॉन होता है और ये जो हम होता है हमारा न्यूट्रॉन, जो कि उदासीन होता है। नाभिक के बाहर जो विभिन्न कक्षक आप देख रहे हैं चित्र में, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से ये परमाणु की एक संरचना हो गई। जब हम न्यूक्लियस को, है ना, ये क्या होगा हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? नाइट्रोजन, सॉरी, न्यूक्लियस में होगा हमारे न्यूट्रॉन जो कि उदासीन होता है, और एक होता है हमारा प्रोटॉन जो कि धनावेशित होता है। प्रोटॉन को भी हम बहुत सारे कणों में तोड़ सकते हैं जिसे हम क्वार्क्स कहते हैं। ठीक इसी प्रकार न्यूट्रॉन को भी हम बहुत सारे कणों में तोड़ सकते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लूऑन कहा जाता है। तो इस तरह से हम अ, जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है उसको भी छोटे से छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है। इस प्रकार आपने देखा कि डाल्टन का सिद्धांत किस प्रकार से खंडन हुआ। थोड़ा सा हम बेसिक फंडामेंटल्स और देखेंगे, उसके बाद फिर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की ओर फिर से आगे बढ़ेंगे। वैसे कण जिसके निर्माण में किसी अन्य कण की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाएगा? परमाणु के मूल कण कहलाते हैं। और ये दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टेबल पार्टिकल जिसे हम स्थायी मूल कण कहते हैं, दूसरा अस्थायी मूल कण। तो यह परमाणु में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है और इसकी संख्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब 3 होती है। और और इसके बाद आता है हमारा अस्थायी कण जो कि अनिवार्य रूप से परमाणु में उपलब्ध नहीं रहेगा। जैसे पॉजिट्रॉन होता है, न्यूट्रॉनो होते हैं, एंटी न्यूट्रॉन, मेसान, बोसोन, ये सब हमारे अस्थायी कण कहलाते हैं। अब एक एक करके हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन ने की थी। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर कर पेपर में आते रहता है। इसे कैथोड रेस भी कहते हैं और इस पर ऋण आवेश होता है। इसकी जो आवेश होती है ऋणावेश होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और इसे हम एनोड रेस भी कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? गोल्ड स्टीनर ने की थी। जबकि नामकरण रदरफोर्ड ने दिया था। इस पर धन आवेश होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ठीक विपरीत। और इसे कैसे बनाया जाएगा? जब नाइट्रोजन के नाभिक पर अल्फा कण की बम्बार्डमेंट करते हैं तो हमें प्रोटॉन प्राप्त होते हैं। अल्फा कण मतलब 2He4 को अल्फा कण कहा जाता है। तो इससे हमको ऑक्सीजन और 1H1 मतलब हमें प्रोटॉन मिलता है। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जबकि यही इसका ऋणात्मक ले लेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर जो आवेश की मात्रा समान होती है लेकिन उसकी प्रकृति बिल्कुल विपरीत होगी। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं जबकि प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। न्यूट्रॉन इसके खोज करता है चैडविक। आप तीनों की खोज करता है, रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन आते रहता है। इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, इसलिए इसकी खोज सबसे देरी से हुई थी। जब बेरिलियम धातु पर अल्फा कण से बम्बार्ड कराते हैं तो न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। देखिए बेरिलियम है, अल्फा कण की बम्बार्ड कराएंगे तो कार्बन मिलेगा हमको और 0N1, मतलब हमको न्यूट्रॉन इस तरह से मिलता है। इतना आपको डेप्थ में नहीं जाएगा, सिर्फ आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर चार्ज याद रखना है, उसके आवेश का मान याद रखना है, उसकी खोजकर्ता कौन है ये याद रखना है। अन्य कण जैसे अस्थायी कणों को देख लेते हैं। जैसे पॉजिट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। ठीक है। इसकी खोज एंडरसन ने की थी और इसका द्रव्यमान तथा आवेश दोनों इलेक्ट्रॉन के क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन प्रकृति कैसी होगी? विपरीत होगी। इसीलिए तो हम इसका एंटी पार्टिकल कहला रहे हैं। इसी प्रकार न्यूट्रिनो, मेसान और बोसोन भी होता है। आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
नेक्स्ट चलता हूँ मैं। अब परमाणु मॉडल के अंतर्गत जो हमारा सबसे फर्स्ट मॉडल है वो है जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो वह मॉडल जिसमें नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति को दर्शाया जाता है, उसे हम परमाणु मॉडल कहते हैं। जैसे कि हमने समझा है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन होता है और धनावेशित प्रोटॉन होता है। इसके विभिन्न कक्षक होते हैं जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन जो कि ऋण आवेशित होता है वो चक्कर लगाता है। तो सर्वप्रथम परमाणु मॉडल की खोज किसने की थी, तो जे जे थॉमसन ने। तो ये फैक्ट हो गया हमारा इंपॉर्टेंट। और इन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है वो तरबूज के समान होता है। तरबूज का जो लाल वाला भाग होता है ना, उसे हम प्रोटॉन कहते हैं, जबकि जो बीज होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बीज को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन, और लाल वाले भाग को क्या कहेंगे हम, प्रोटॉन। लेकिन जब इसकी स्थिति देखी गई तो वो वास्तविकता से भिन्न थी, इसलिए जे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को नकार दिया गया। दूसरा आता है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल को हम अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, इसमें रदरफोर्ड ने रेडियम से अल्फा किरणों को निकाला। रेडियम से किसको निकाला, अल्फा किरण को। देखिए अल्फा रेस को निकाला जा रहा है, और ये जो येलो कलर का जो आप देख रहे हैं वो सोने की पतली सी परत है, फिल्म है। इस पर प्रहार कराया गया, इससे टकराया गया अल्फा रेस को। तो तीन प्रकार के रिजल्ट आएंगे। अल्फा किरणें जो है सोने की चादर को पार कर गई। देखिए सोने की चादर को क्या कर गई, पार कर गई। अतः परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, ये रिजल्ट निकाला गया। कुछ अल्फा किरणें परमाणु के मध्य भाग से थोड़ी विचलित हो गई। जब विचलित होगी तो रिजल्ट आता है कि परमाणु का मध्य भाग पॉजिटिव आयन का होता है। अब तीसरा रिजल्ट ये था, आ जाओ आ जाओ, 12,000 में एक अल्फा रेज होता है, परमाणु के मध्य भाग से टकराकर वापस आ गए। अतः इन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग में न्यूक्लियस होगा, मतलब ये कठोर होगा। ठीक है, इसको न्यूक्लियस नाम दिया गया। ये हो गया हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में हमारा क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस में होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अगला है हमारा मैक्सवेल का सिद्धांत, और इन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, और जो कण की ऊर्जा है धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जिस कारण परमाणु अस्थिर हो जाएगा। इस प्रकार मैक्सवेल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को अस्थायी बताया। बाद में जाकर के मैक्सवेल का सिद्धांत का भी खंडन हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है हमारा बोर-बरी का मॉडल। ठीक है, जिसकी खोजकर्ता दो वैज्ञानिक ने की थी, एक है नील्स बोर और दूसरा है हमारा बरी। तो इसलिए इसको बोर-बरी, एक साथ बोर-बरी थ्योरी भी कहा जाता है। इसके अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होगा, और नाभिक में होता है हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सभी लोगों की एक ही समानता देखने को मिल रही कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो बता रहे हैं, और कक्षकों में हमारा इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है, वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। मतलब मैक्सवेल के सिद्धांत का इन्होंने खंडन कर दिया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन है इस कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाएगा या ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और ये हो गया हमारा पहला ऑर्बिटल, ये हो गया हमारा दूसरा ऑर्बिटल। जब नाभिक दूर वाली कक्षा से नाभिक की अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर आता है पास वाले में, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। लेकिन जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, जब आएगा तो उत्सर्जन करेगा। बोरबरी ने किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए एक फार्मूला दिया जिसे हम कहते हैं 2n²। इस हिसाब से अगर हम पहली कक्षा में देखें तो पहली कक्षा में n की वैल्यू 1 होगी, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू आप 2 रखिए। तो दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 3 रखिए। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, और चौथी कक्षा में n की वैल्यू 4 रखो, तो कितना आएगा, 32 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब परमाणु की संरचना का ओवरऑल निष्कर्ष देख लेते हैं। तो परमाणु का आकार गोलाकार होता है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। ये सभी संरचना का, सभी जितने भी थ्योरी दिए थे उसका एक रिजल्ट है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और उन्होंने बताया कि इसके अंदर न्यूट्रॉन होगा जो कि उदासीन होगा, और प्रोटॉन होगा जो कि धनावेशित होता है। इस प्रकार नाभिक के अंदर पाए जाने वाले इन दोनों कणों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन, और इस पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं।
परमाणु के केंद्र को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे, और कुल मिलाकर के वो धनावेशित ही होगा। कैसा होगा, धनावेशित। तो परमाणु का जो कुल द्रव्यमान है वो नाभिक में ही पाया जाता है, अर्थात परमाणु का द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये हो गया हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।